अध्याय 6 तानाशाह शरीर टेम्परिंग तकनीक। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। ये साधना तकनीक इतनी असामान्य क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि तानाशाह इतना शक्तिशाली है। इसे शुरू करना ही इतना दर्दनाक है। तानाशाह मार्शल सॉवरेन को 10 सम्मानित मार्शल सॉवरेन में सबसे शक्तिशाली माना गया। यूनक्सियाओ को संयोग से तानाशाह से शरीर को शांत करने की तकनीक मिली थी। उसने कभी किसी को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं की और गुप्त रूप से इसका अभ्यास करने का इरादा रखता था। लेकिन कौन जानता था कि वह शुरू करने से पहले ही तियानडांग पहाड़ों में मर जाएगा। इस तकनीक के साथ भले ही मैं किसी भी चक्र को नहीं खोल सकता, यह मेरे लिए मार्शल सॉवरेन स्तर तक साधना करने के लिए पर्याप्त होगा। यूनक्सियाओ ने गहरी सांस ली और एक गहरी चीख निकाली और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को एक बार फिर से पीछे की ओर झुका लिया। 9 स्वर्गों के क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति में अद्भुत दृढ़ता थी। हालांकि प्रतिभा महत्वपूर्ण थी, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था कभी हार न मानने का साहस और दृढ़ संकल्प। तानाशाह शरीर टेम्परिंग तकनीक की पहली शैली चंद्रमा और सूर्य। उसने फिर से अपने शरीर को एक गोलाकार आकार में मोड़ लिया। जबरदस्त खिंचाव के कारण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर को घोड़ों द्वारा चीर दिया जा रहा है और उसकी मांसपेशियों और हड्डियों का हर इंच टूटने लगा। बम। इस बार वह 5 सेकंड तक टिके रहे, फिर बाहर फेंके गए और सीधे दीवार से टकरा गए। उनके अंदरूनी हिस्से इतने हिल गए थे कि उनका खून उबलने लगा और उन्हें मुंह भर खून खांसना पड़ा। फिर से उसने जोर से चिल्लाया। 2 असफलताओं ने उसके अंदर के गर्व को और बढ़ा दिया था। अगर वह तानाशाह इसे विकसित कर सकता है, तो मैं उससे बेहतर करूंगा। हालांकि 10 सम्मानित मार्शल सॉवरेन में से तानाशाह की ताकत सबसे मजबूत मानी जाती थी, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरों से कमतर होने को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वे सभी घमंडी व्यक्ति थे जो दुनिया के हर प्राणी को नीची नजर से देखते थे। चांद और सूर्य शैली। अल्पविराम। एक दिन बाद अकादमी के ग्रेविटी कल्टीवेटिंग हॉल में नीले पत्थर की ईंटों से पक्की जमीन पर कई टेलीपोर्टेशन सरणियां अंकित थीं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ओर ले जाती थी। सरणी में एक आदिम पत्थर रखकर छात्रों को सीधे उनके गंतव्य पर पहुंचाया जा सकता था। ये सरणियां कई एकड़ भूमि पर फैली हुई थीं, और केवल किसी राज्य की राजधानी में ही इस तरह के खेती के स्थल का निर्माण करने की ताकत थी। दर्जनों सरणियों के केंद्र में एक लंबा, हजारों मीटर वर्गाकार मंच था। ये सभी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का वापसी बिंदु था। युनशियाओ ने छात्रों और उनके युवा चेहरों को आते जाते देखा, उसके विचार दशकों पहले की ओर लौट गए। उस समय वह सिर्फ एक साधारण प्रशिक्षु योद्धा था। यहाँ के सभी छात्रों की तरह उसने भी वीरों की गाथाएं सुनी और सबसे शक्तिशाली की राह पर आगे बढ़ने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। यहाँ स्वेच्छा से आने वाले ज्यादातर छात्र गरीब परिवारों के बच्चे थे। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि वे एक दिन राज्य के योद्धा बनेंगे, भीड़ से ऊपर उठेंगे और अपने पूर्वजों का नाम रोशन करेंगे। सभी को बहुत उत्साह के साथ बाहर भेजा गया, और फिर वे जमे हुए बैंगन की तरह निराश और हतोत्साहित होकर वापस लौटे। हर कोई अपने में खोया हुआ था और बहुत कम लोग बात कर रहे थे। कभी कभी जब वे यूनक्सियाओ को शानदार कपड़े पहने हुए देखते थे, तो वे सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यूनक्सियाओ ने टेनफोल्ड शब्दों से चिन्हित एक पीले रंग की सरणी में कदम रखा और उसमें एक आदिम पत्थर रखा। तुरंत सरणी से एक पीली रोशनी उठी और उसे लपेट लिया। जल्द ही उसका आकार फीका पड़ गया और हॉल से गायब हो गया। अगले ही पल, जैसे ही वह अपनी मंजिल पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि जमीन से एक जबरदस्त चीरने वाली ताकत आ रही है। उसका पूरा शरीर एक झटके में ढह गया, उसका सारा मांस और खून एक साथ निचोड़ा गया। हाँ, यूनक्सियाओ ने सांस लेने के लिए हौंफते हुए कहा। वह मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन उसके ऊपरी शरीर में खून की भारी कमी के कारण वह असामान्य रूप से पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर थोड़ा विकृत हो गया। उसने खुद को बलपूर्वक सीधा खड़ा किया और चारों ओर देखा। संपूर्ण 10 गुना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण हॉल से भी बड़ा था, जिसे 001 से 200 तक क्रमांकित कई साधना कक्षों में विभाजित किया गया था। चूंकि जियालन कॉलेज में दसियों हजार छात्र थे, इसलिए 200 साधना कक्ष इतने ज्यादा नहीं थे। बहुत से छात्र ऐसे थे जिनके पास इस समय कोई कक्ष नहीं था, और वे इसके बजाय प्रतीक्षा करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में ध्यान कर रहे थे। यूनक्सियाओ ने अपनी दिव्य भावना से आसपास के वातावरण को जल्दी से देखा और फिर हौंफते हुए कक्ष 013 की ओर चल पड़ा। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम में उसकी लगभग पूरी ताकत लग रही थी, और उसके पूरे शरीर के छिद्र गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण नाटकीय ढंग से खुल और बंद हो रहे थे, जबकि वह सहज रूप से सांस ले रहा था। मुझे जितनी जल्दी हो सके चंद्रमा और सूर्य शैली में महारत हासिल करनी है, ताकि यह शरीर मेरी मेरिडियन को भेदने के लिए दवा के उपयोग को सहन कर सके। उसे कक्ष 013 में जाने में आधे मिनट से ज्यादा समय लगा। जैसे ही वह पहुंच रहा था, दरवाजा अचानक खुला और एक पीला, पसीने से लथपथ छात्र कक्ष से बाहर आया।
जैसे ही उसने यूनक सियाओ को देखा, छात्र थोड़ा स्तब्ध रह गया और तुरंत अपना सिर नीचे करके टेलीपोर्टेशन सरणी की दिशा में चल पड़ा। खाली चैम्बर रखना आसान नहीं है। इसे इस आदमी ने क्यों ले लिया? हम दिन भर किसी के बाहर आने का इंतजार करते रहे। यह नया लड़का इतना भाग्यशाली क्यों था? हाँ, ऐसा लगता था कि उसे पता था कि 013 वाला छात्र बाहर आ रहा है। यह आदमी कौन है? मैं उसमें से निकलने वाले किसी भी आदिम क्यूई उतार चढ़ाव को क्यों महसूस नहीं कर पा रहा हूँ? क्या तुम मजाक कर रहे हो? आदिम क्यूई उतार चढ़ाव की अनुपस्थिति का मतलब है कि व्यक्ति ने अभी तक एक भी चक्र नहीं खोला है। एक आम व्यक्ति 10 गुना गुरुत्वाकर्षण का सामना कैसे कर सकता है? जैसे ही यूनक्सियाओ कक्ष 013 में प्रवेश करने वाला था, अचानक एक हाथ ने उसे रोक दिया। एक छात्र, मुस्कुराते हुए और सफेद लबादा पहने हुए, उसके सामने खड़ा था। मेरा नाम यू हेजिंग है और मैं एक इंटरमीडिएट छात्र हूं जिसने 7 चक्र खोले हैं, एक शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षु योद्धा। तुम यहाँ नए हो, है ना छोटे भाई? मुझे ये कक्ष दे दो। कॉलेज में विद्यार्थियों की 4 श्रेणियां थीं, अर्थात जूनियर कक्षा, इंटरमीडिएट कक्षा, उन्नत कक्षा और स्नातक कक्षा। युनशियाओ ने ऊपर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे मार डालो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हेजिंग का चेहरा चमक उठा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गुस्से के बाद उसे कुछ याद आ गया था। उसने चुपचाप अपने पीछे देखा और अपना संयम वापस पाया और कहा, तुम यहाँ नए हो। आज मेरा सम्मान करो। अगर तुम्हें कॉलेज में किसी तरह की मदद की जरूरत हो, तो बस मेरा नाम बता देना। मेरे गधे का जिक्र करो। क्या तुम अब आगे बढ़ने वाले हो या क्या? हेजिंग का चेहरा आखिरकार लाल हो गया, यहाँ तक कि थोड़ा काला भी पड़ गया। किसी ने भी उसे इस तरह से मना करने की हिम्मत नहीं की थी। वह गुस्से से हंसा और बोला, हा हा, तुम में हिम्मत है। तुम, एक हारे हुए व्यक्ति, जिसके पास प्राइमोडियल क्यूई उतार चढ़ाव भी नहीं है, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नियम सिखाऊंगा जो एक नए छात्र को आज पालन करने चाहिए। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसके शरीर की आभा अचानक बढ़ गई, एक हल्का दबाव बना जो यूनक्सियाओ की ओर फट गया। प्राइमोडियल क्यू। क्या यू हेजिंग ने प्राइमोडियल क्यू को संघनित कर लिया है और मूल क्षेत्र में प्रवेश कर गया है? सार्वजनिक क्षेत्र में आश्चर्य की चीख सुनाई दी और तुरंत सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। सभी के चेहरे पर आश्चर्य की लहर थी। क्या अद्भुत प्रतिभा है! ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पिछले हफ्ते ही 7वां चक्र खोला था। आमतौर पर, प्राइमोडियल क्यूई को संघनित करने में महीनों लगते हैं, और फिर भी, उन्होंने इसे 7 दिनों में कर दिखाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसे अभी भी एक प्रशिक्षु योद्धा होना चाहिए। अगर वह योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसके शरीर में आदिम क्यूई की चमक होनी चाहिए, न कि केवल दबाव। फिर भी, वह बहुत ही शानदार है। मेरी राय में, वह ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में मूल क्षेत्र में कदम रख पाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। आज मैं अच्छे मूड में हूँ बेटा, इसलिए मैं तुम्हारी सारी पसलियां तोड़ दूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अपने आसपास हो रही हैरान कर देने वाली बातचीत को सुनते हुए, हेजिंग को गर्व की लहर महसूस हुई। वह अपनी ताकत दिखाना चाहता था, खासकर अब जब वह देवी जिसे वह लुभाना चाहता था, उसके पीछे खड़ी थी। उसकी मुट्ठी में ताकत बनने लगी। उसने अपनी मुट्ठी बाहर फेंकी, उसकी बांह चटक रही थी जैसे कि अंदर सिम भून रहे हों। मुक्का से हवा का एक तेज झोंका निकला और वह एक जंगली बाघ की तरह यूनक्सियाओ की ओर उड़ चला। टाइगर पंच। बुरा नहीं। हालांकि, ये तकनीक न केवल एक जंगली बाघ की गति के बारे में है, बल्कि एक घातक प्रहार करने के समय के बारे में भी है। आपके पास रूप तो है, लेकिन सार की कमी है। जैसे ही हर कोई यूनक्सियाओ के लिए ठंडे पसीने में डूब गया, उसने एक शिक्षक की तरह अपने छात्र का मार्गदर्शन करते हुए हेजिंग के हमले पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। क्या इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया है? एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षु योद्धा जिसने 7 चक्र खोल दिए हैं, द्वारा मुक्का मारे जाने के बावजूद भी वह कैसे मजाक करने का मूड बना सकता है? एक छात्र ने कहा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे नहीं लगता कि वो मजाक कर रहा है। हालांकि वह कुछ हद तक घमंडी है, लेकिन उसकी बात में दम है। एक अन्य छात्र ने सोच समझकर कहा। उनके बगल में बैठे एक छात्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, चाहे उसकी बात सही हो या नहीं, वह एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षु योद्धा के मुक्के से कैसे बच सकता है? जब तक उसके पास योद्धा की ताकत नहीं होगी, तब तक उसे कष्ट सहना ही पड़ेगा। हेजिंग इतना क्रोधित था कि वह अपनी मुट्ठी में और ताकत जोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। शुरू में, वह केवल यूनक्सियाओ को घायल करना चाहता था, लेकिन अब वह इस ढोंगी बदमाश को मुक्का मारकर अपन करने के लिए दृढ़ था। हाँ, युनशियाओ चिल्लाया और एक कदम आगे बढ़ा तथा अपनी उंगलियों को पंजों में मोड़कर अपनी छाती के सामने रख दिया, जिससे वह एक ड्रैगन का रूप ले लिया जिसने अपना मुंह खोलकर सब कुछ निगल लिया। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई अपने कानों में दहाड़ते ड्रैगन के भ्रम में बदल गया हो। हेजिंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके टाइगर पंच ने पहले ही यूनक्सियाओ के पूरे शरीर को ढक लिया था और उसे टाला नहीं जा सकता था। फिर भी, उसने उम्मीद नहीं की थी कि यूनक्सियाओ सिर्फ ड्रैगन का रूप धारण करके उसे दुनिया को निगलने का आभास देगा।
इसने न केवल उसके पंच की टाइगर शक्ति को नष्ट कर दिया था, बल्कि यह एक विशाल मुंह की तरह भी लग रहा था, जो उसके खुद को उसमें फेंकने का इंतजार कर रहा था। यह क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक भेड़ हूं जो बाघ के मुंह में जा रही हूं? हे जिंग चौंक गया, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया। चाहे तुम्हारी चाल कितनी भी अजीब क्यों ना हो, मैं एक शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षु योद्धा हूं, और मैं तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत से ही कुचल सकता हूं। अचानक उसके हाथ में दर्द हुआ और उसका मुक्का, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह कभी चूक नहीं सकता, खाली हवा में जा गिरा। किसी समय यूनक्सियाओ ने अपनी 10 उंगलियों को पंजे में मोड़ लिया था और पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा और हेजिंग की बांह पर पंजे जकड़ लिए। तभी एक तेज दर्द ने उसके दिमाग में चुभन पैदा कर दी। उसे और भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि जैसे ही युंग सियाओ के पंजे ने उसे जकड़ा, उसकी बांह की ताकत गायब हो गई और वह अब अपनी ताकत नहीं जुटा पा रहा था। हम्फ। इस चाल में सफल होने के बाद युनशियाओ ने खुद को हेजिंग पर फेंका और थोड़ा सा बैठ गया, फिर अपने दाहिने कंधे को दूसरे की छाती पर पटक दिया। धमाका। हेजिंग को अपनी छाती में सुन्नपन और गले में खून की तेज धार के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह झटके से पीछे हट गया और मजबूती से खड़ा होने से पहले कुछ कदम आगे बढ़ा। ओह ठीक है, ये शरीर। यूनक्सियाओ ने अपने दिल में आह भरी, अपने वर्तमान शरीर से बहुत असंतुष्ट। अगर उसके पास हेजिंग की ताकत होती, तो ड्रैगन स्टाइल उसके प्रतिद्वंद्वी की बांह को पूरी तरह से अपंग कर देता, और उसके बाद के स्लैम ने उसे सेकंडों में मार दिया होता। लेकिन अब उसने केवल उसके हाथ में दर्द और छाती में सुन्नता पैदा की थी। अभी क्या हुआ? क्या किसी ने इसे साफ साफ देखा? यूहेजिंग का मुक्का इतना शक्तिशाली था कि वह एक चट्टान को तोड़ सकता था, और मैंने प्राइमोडियल क्यूई की एक हल्की रोशनी भी देखी। इसका बचाव इतनी आसानी से कैसे किया जा सकता था? कितना अजीब है। इस बच्चे में आदिम क्यूई का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। क्या वह कोई विशेषज्ञ हो सकता है जो अपनी ताकत छुपाता है?